Assalamualaikum. This is your chemistry video lecture, chapter number 3, atomic structure. This is your third clip of chapter number 3. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Al Razi Islamic School online teaching system. आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो प्रीवियस टॉपिक थे वो हम जो है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और अब जो है आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल 1911 में पेश किया गया था. ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में ही एक किस्म का मॉडल है, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस भी डिस्कस किए थे. इसमें भी रदरफोर्ड ने जो है एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए या डेवलप करने के लिए जो है वो अपना एक एक्सपेरिमेंट पेश किया था, और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो है वो एटम का स्ट्रक्चर जो है वो बताया था कि एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया था. देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इन द एंड ऑफ फर्स्ट लाइन, ही पास्ड अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थ्रू अ थिन गोल्ड मेटल फॉइल. ही फाउंड दैट द मोस्ट of the alpha particle passed through it without any deflection. However, some of them deflected at large angles and very few of them bounced back. क्या कह रहे हैं कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, इसने एक मेटल का फॉइल लिया था. ठीक है, एक थिन गोल्ड मेटल फॉइल लिया था, और उस मेटल फॉइल के ऊपर से इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स यानी कि अल्फ़ा रेडिएशंस को जो है वो पास्ट किया था, यानी कि उसके ऊपर अल्फ़ा रेडिएशंस की बमबारी की थी. तो जब उसने जो है अल्फ़ा रेडिएशंस की बमबारी की ऑन द गोल्ड मेटल फॉइल, तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स यानी कि अल्फ़ा रेडिएशन जो है वो उस गोल्ड मेटल फॉइल से टकरा के सीधा गुजर गई हैं, और बहुत सारी जो रेडिएशंस थी यानी कि शुआएँ थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की, वो उससे टकरा के जो है सीधी गुजर गई, और कुछ जो है यानी कि बहुत कम जो है वो 100% में से 90% सीधी गुजर गई, और सिर्फ 10% जो है वो उस फॉइल से टकरा कर वापस आ गई. ये उसने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी इस एक्सपेरिमेंट की. अब उसने इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट कंक्लूड किया वो देखें, यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है. अब आप देख लेते हैं रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. ठीक है, आप देखें यहाँ पे डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है, उसमें आपको लिखा हुआ होगा एटम ऑफ मेटल फॉइल. ठीक है, ये जो उन्होंने गोल्ड की मेटल फॉइल ली थी उसका एटम दिखाया है, क्योंकि एटम सर्कल की शक्ल में होता है, राउंड होता है, तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने राउंड शेप दिखाई हुई है. ठीक है, प्लस का साइन है, यानी कि न्यूक्लियस पे न्यूक्लियस की वजह से प्लस का साइन लिखा हुआ है, और ये जो सीधी 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 रेज आपको नजर आ रही हैं ये दैट आर अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की थी, तो ये अल्फा रेडिएशन है. ठीक है, और क्योंकि अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी वजह से इन्होंने पॉजिटिव जो है वो चार्जेस जो है वो मेंशन किया हुआ है. आप देखें बहुत सारी रेज जो है आपको नजर आ रही है सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गुजर गई इस फॉइल से टकराने के बाद, लेकिन सिर्फ एक जो सेंटर में आप देखें, बिल्कुल एक सेंटर में देखें, एक अल्फा ऐसी शुआएं थी अल्फा पार्टिकल की जो कि इससे टकराई और फिर वापस पलट के मुड़ गई, यानी कि बाउंस बैक हो गई. ठीक है, बाउंस बैक का मतलब वापस पलट जाना. ठीक है, तो वापस पलट गई. तो बहुत सारी देखें मेजॉरिटी जो है वो सीधी गुजर गई, और सिर्फ कुछ जो है वो पलट कर वापस आई हैं. तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से यही प्रूफ किया. नंबर 1 पॉइंट देखें, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम मस्ट बी लार्जर एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल एंड डिफ्लेक्टेड. क्या कह रहे हैं, इसने सबसे पहला पॉइंट ये निकाला अपने तजर्बे से कि एटम का किसी भी एटम का मोस्टली पार्ट जो है वो खाली है, यानी कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है. क्यों? क्योंकि ज़्यादातर शुआएं जो है अल्फा पार्टिकल्स की इससे टकरा के सीधी गुजर गई, इसी वजह से एटम के अंदर ज़्यादातर जगह जो है वो एटम के न्यूक्लियस में ज़्यादातर जगह क्या होती है, खाली होती है. दूसरा पॉइंट क्या है, द पॉजिटिव चार्ज इन एटम इज कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली डेंस रीजन विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. दिस वाज द फैक्ट दैट द अल्फा पार्टिकल आफ्टर क्लूजन विद अ हेवीली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस हैड बाउंस बैक. क्या कह रहे हैं कि एटम की न्यूक्लियस जो होता है उसमें सेंटर में जो है वो हैवी चार्ज होता है प्लस का, क्योंकि जो प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से. ठीक है, अब इतने इस रिजल्ट से इसने जो है वो ये प्रपोज किया. अकॉर्डिंग देखें आपको लिखा हुआ नजर आएगा, अकॉर्डिंग टू द थर्ड पैराग्राफ में, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल एन एटम कंसिस्टेड ऑफ 2 पार्ट्स. क्या कह रहे हैं, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से हमने ये नतीजा निकाला कि एटम जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है. कौन कौन से? नंबर 1 न्यूक्लियस, और नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. नंबर 1 न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्लस का साइन लगा हुआ है, जिसके अंदर प्रोटॉन मौजूद होता है, और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी होता है एटम का जो कि न्यूक्लियस से बाहर होता है. अब देख लेते हैं कि क्या होता है. अब देखें आपको लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन reside in the nucleus since the protons are positive charged particles, therefore the nucleus have positive charge. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि प्रोटॉन के अंदर यानी कि जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, इसी वजह से प्रोटॉन पे जो है वो
पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, न्यूक्लियस पे। और जबकि बाकी उसमें क्या लिखा है, फर्दर सिंस द वेट ऑफ एन एटम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एज दीज पार्टिकल्स आर रिजाइडिंग इन द न्यूक्लियस द वेट ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। क्या कह रहे हैं, एटम का वेट जो है वो इस न्यूक्लियस चार्ज यानी कि प्रोटॉन जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, और इसका वेट जो है वो ज़्यादातर प्रोटॉन की वजह से होता है। द लास्ट लाइन में देखें, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन द वेरियस ऑर्बिट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड शेल्स और एनर्जी लेवल्स। क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड सर्कल में, जिनको हम जो है वो शेल्स भी कहते हैं या फिर ऑर्बिट भी कह सकते हैं या फिर एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को, तो हम ये कह सकते हैं कि इसने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि एटम के किसी भी एटम के न्यूक्लियस, एटम के जो वो दो पार्ट होते हैं न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन, और जबकि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और जिस हिस्से में वो रिवॉल्व करते हैं उसको हम शेल्स कहते हैं या फिर एनर्जी लेवल्स कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं वीकनेस और डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अब हम देख लेते हैं वीकनेस और डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यानी कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो खामियां थी उसके वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो बहुत कामयाब रहा है, इससे बहुत जो है वो फ़ायदा मिला है आगे की डिस्कवरीज में, लेकिन उसके बावजूद भी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो है बहुत सारी खामियां रह गई थी, जिनमें से यहाँ पे दो बताई गई, ठीक है। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स सिंस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्स्टेंटली इट शुड लूज एनर्जी एंड इट अल्टीमेटली फॉल्स इन द न्यूक्लियस। क्या कह रहे हैं कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये बताया था कि न्यूक्लियस का जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है एटम का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं यानी कि गर्दिश करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर रदरफोर्ड ने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स में जो है वो गर्दिश करते हैं, तो अब वो अगर रिवॉल्व करते रहेंगे कंटिन्यूसली तो एक टाइम आएगा कि वो एटम के न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो ये जो है वो पॉइंट उसका सही, ये खामी थी उसके पॉइंट में कि उसने ऐसा क्यों कहा कि ये कंटिन्यूस जो है वो मूव करते हैं, अगर मूव करते हैं तो ये गिर जाएंगे और गिरते तो नहीं है। तो ये उनके पॉइंट में, उनके थ्योरी में एक ये डिफेक्ट था। नंबर दूसरा डिफेक्ट क्या निकला, इफ़ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स emits एनर्जी कंटिन्यूसली देन देयर वुड बी अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बट इट कंट्रास्ट टू इट वी गेट लाइन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। क्या कह रहे हैं कि दूसरा पॉइंट ये था कि इन्होंने ये कहा था रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन जो है जो कि रिवॉल्व करते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में वो मुसलसल एनर्जी इमिट करते हैं, यानी कि मुसलसल एनर्जी का अखराज होता है उनमें से। तो जब अगर मुसलसल अखराज हो रहा है, एनर्जी मुसलसल इमिट हो रही है तो उसका एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, ठीक है। जबकि जब हमें जो स्पेक्ट्रम वसूल होता है वो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता, जबकि हमें लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो रिसीव होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस से निकलने वाली, मतलब कि एटम के जो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनमें से। तो दूसरा पॉइंट ये था कि जो कि खामी निकाली गई थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन से जो है वो हमें मिलने वाला स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है, जबकि जो हमें मिलता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो ये दो डिफेक्ट्स थे जो कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में पेश किए गए थे, जो कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में खामियां निकाली गई थी। अब हम अपना टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि है नील बोहर एटॉमिक मॉडल। नील बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो प्लांक्स और आइंस्टाइन की डिस्कवरी के बाद नील बोहर एक नई साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1913 में जो है वो अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो एटम से रिलेटेड पेश किया। आप देखते हैं द इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो। जो नील बोहर के एटॉमिक मॉडल से मुतालिक अहम 2 पॉइंट्स हैं उन्होंने जो पेश किए हैं वो देखते हैं कौन कौन से। नंबर 1 है नील बोहर अडॉप्टेड प्लांक्स आइडियाज दैट एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड। ही proposed that the electrons in atoms move only in a certain allowed energy levels, energy state. So an electron is an allowed energy state, will not radiate energy continuously and therefore will not fall in the nucleus. क्या कह रहे हैं कि एनर्जी, अब नील बोहर ने जो अपना थ्योरी को पेश करने के लिए जो आइडिया लिया था वो लिया था प्लांक का आइडिया। प्लांक ने क्या बोला था कि एनर्जीज जो होते हैं वो हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि स्मॉल पैकेट्स में होते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि इसी वजह से, क्योंकि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है, तो इसी वजह से जब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं सब शेल्स में या फिर ऑर्बिट्स में, तो उनकी एनर्जी से इसी वजह से हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है और इसी वजह से जो है वो न्यूक्लियस में जाके वो नहीं गिरते।
ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दैट द एटम रेडिएट्स एनर्जी एज अ लाइट ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई एटम जो है वो उस वक्त सिर्फ एनर्जी रिलीज़ करता है जब वो जंप करता है फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, यानी कि जिस तरीके से सर्कल 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 से बने हुए होते हैं, तो पहले वाले सर्कल को हम कहेंगे E1, दूसरे ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं E2 और उसके ऊपर वाले को क्या कहते हैं E3। तो कहते हैं कि एनर्जी जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो उस वक्त रिलीज़ करता है जब वो जंप करता है फ्रॉम हाई लेवल यानी कि E2 टू E1। जब हाई लेवल से लोअर लेवल में एनर्जी जो जंप करता है तो उस वक्त सिर्फ एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिटेन इज इन डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड द क्वांटा। और जो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है वो हमारे पास क्वांटा कहलाती है जब एक लेवल से दूसरे लेवल में कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है। और इसको मैथमेटिकली भी जो है वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, डेल्टा ई मतलब क्या होता है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 और E1 क्या है, हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं। E2 हाई एनर्जी लेवल होता है और E1 जो है वो लोअर एनर्जी लेवल होता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट भी लिखा हुआ है, क्वांटम ऑफ एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। क्या कहना है, जो क्वांटम ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी का जो स्पेसिफिक पैकेट है जो कि निकलता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के, यानी कि जो भी रेडिएशन वो निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H म्यू। H यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, और म्यू क्या है, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। जो भी रेडिएशन निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को जो है वो हम V के सूरत में जो है वो जाहिर करते हैं। ठीक है, तो ये था नील बोहर एटॉमिक मॉडल जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की खामियों को दूर करने के लिए पेश किया गया था। यानी कि जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में खामियां निकाली गई थी, जो डिफेक्ट्स निकाले गए थे, जो वीकनेस निकाली गई थी, उनको ओवरकम करने के लिए, उन डिफेक्ट्स के बारे में वजाहत करने के लिए कि ऐसा नहीं है, रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल जो पेश किया था वो बिल्कुल सही है, उनकी वजाहत के लिए जो है वो नील बोहर ने अपना यह एटॉमिक मॉडल पेश किया था। तो ये थे आपके इस वीडियो के लेक्चर टॉपिक्स। हम मज़ीद टॉपिक्स जो है वो आप नेक्स्ट क्लिप में जो है वो डिस्कस कर देंगे। थैंक यू सो मच।